अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? वालेकुम सलाम सर। आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र खैर। वेलकम टू लास्ट स्लॉट 12:05 वाली क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो गई है। इसमें हम सीसीएन पढ़ेंगे। सेक्शन हमारा 5B है। आज तारीख है 9 जून, ट्यूसडे। ठीक है। वेयर इज अपना जैन कहाँ है? हमारा किधर गया? कैप्टन किधर गया? प्रेजेंट सर, प्रेजेंट जैन आ गया। प्रेजेंट। जैन सर आप डिफाइन तो कर, आज हम कहाँ पे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, आज हम क्यों ऑनलाइन आए हैं? जरा वो लैंडिंग लैंडिंग की बताओ ना, प्रोसीजर। सॉरी, अराइवल का। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से करते हैं। हमारा हम सेशन ले रहे हैं बीएसएससी 5B के साथ सीसीएन का। वक्त हो जाता है 12:07। 9 जून 2020। अटेंडेंस अपनी चैट सेशन में मार्क कर दें और खामोश रहें, और जब कोई सवाल हो तो रेज हैंड। ये आपने बोला नहीं, मैं आपका कैप्टन जैनुल अब्दीन बोल रहा हूँ। जैनुल अब्दीन बोल रहा हूँ। यस, ऑलराइट, वेल इट्स नाइस टू हैव 12 बच्चे, 11 बच्चे हमारे पास। बाकी किधर हैं? और वेयर इज अली? सर उसकी अटेंडेंस तो आपने लगा दी है। कॉटन कैंडी का है हमारी? कॉटन कैंडी नहीं आया हुआ जी। हाँ बटर स्कॉच है वो सर। सर उसने सोचा होगा कि अभी मिल जाएगी आपको। ये उसकी टेंट यहाँ भी आप ही लगा देंगे। नहीं जी, चुप पकड़, रिकॉर्डिंग हो रही है यहाँ पे। ये चैप्टर में 11 हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फ्लो कंट्रोल एरर करेक्शन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। एरर हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, और हम लोगों का फ्लो कंट्रोल्स, व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन के अंदर, और हाउ वी कैन कंट्रोल कम्युनिकेशन जहाँ पे आप लोगों का डाटा ज्यादा आ रहा होता है और अगर रिसीवर ने उसको कंट्रोल करना होता है। थोड़ी सी जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। वो ये कि जी के टू मेक श्योर टू अंडरस्टैंड समथिंग, मैं क्लास में इस टॉपिक पे टीसीपी के बारे में बात की थी, इफ यू रिमेंबर। और टीसीपी पे हम लोगों ने बात की थी कि आप लोगों को हैंडल करना डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कितनी स्पीड से मैं डाटा फेंक रहा हूँ आप लोगों को, और आप रिसीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्या मेरी क्यूज जो है या मेरी प्रोसेसिंग कितनी स्पीड से डाटा रिसीव करके प्रोसेस कर सकती हैं, ये बड़ा मैटर करता है। तो फ्लो कंट्रोल्स के अंदर ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इनके अंदर जहाँ पे आप लोग डाटा दूसरे बंदे को सेंड कर रहे होते हैं, इस समय मैं अगर आपको एक पैकेट थ्रो कर रहा हूँ और आप उस पैकेट को पकड़ के एक लाइन के ऊपर रख रहे हो, जो कि समझे एक बेल्ट है जो इसमें डाटा आगे बाहर जाना, ट्रक की तरफ डिलीवरी हो रही है। तो मैं अगर आपको पैकेट तेज फेंक रहा हूँ तो आप मुझे कहेंगे भाई स्लो फेंको, क्योंकि मैं यहाँ थोड़ा सा टाइम लगता है मुझे उसको रखने में बेल्ट के ऊपर। तो आप जल्दी जल्दी पैकेट ना फेंको, क्योंकि पैकेट जो है वो नीचे जमीन पे गिर सकते हैं और पैकेट गिरने से टूट सकते हैं। तो इसके लिए एक फीडबैक की रिक्वायर्ड होती है। तो ये फीडबैक यहाँ तो डिस्कस नहीं किया जाएगा, लेकिन इसको बेसिकली पिगी बैकिंग बोलते हैं। पिगी बैकिंग मतलब होता है जहां पे मैं एक रिसीव करूंगा पैकेट आपको, और मैं आप लोगों को गो दूंगा कि हाँ जी अगला फेंको, तो फिर आप अगला फेंकेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपकी तरफ से पैकेट मेरी तरफ भी आएगा और फिर मेरी तरफ से पैकेट आपकी तरफ जाएगा। ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक पैकेट सही तरह पैक ना हुआ हो, तो मैं वो पैकेट आपको वापस फेंकूंगा, भाई ये सही तरह पैक करके मुझे दो। तो वो डाटा मैं भी तो ट्रांसमिट कर सकता हूँ, लाजमी तो नहीं सिर्फ आप ही ट्रांसमिट कर रहे हो, मैं रिसीव किए जा रहा हूँ। तो मैं भी जब डाटा आपको भेज सकता हूँ, उसको हम लोग उस कॉन्सेप्ट को पिगी बैकिंग बोलते हैं। इसका मतलब है कि जी के जब मैं आपको डाटा भेजूंगा उसमें मैं आप लोगों को पुराने पैकेज के एक्नॉलेजमेंट भी करूंगा कि जी वो पैकेट मुझे मिल गया, अगला पैकेट भेजो, ये पैकेट खराब था, ठीक है, या इसमें कोई प्रॉब्लम थी, या तो दोनों तरफ से ट्रांसमिशन हो सकती है। मैं भी आपसे ट्रांसमिट कर सकता हूँ, आप भी मुझे ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको देखते हैं। इससे फ्लो कंट्रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, फ्लो कंट्रोल। इसमें हमारे पास 3-4 टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स को हम लोग देखेंगे। और फ्लो कंट्रोल में फिर आगे हम लोग थोड़ा सा एरर कंट्रोल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे जी, हम लोग किस तरह एरर कंट्रोल कर सकते हैं, और उसको हम लोग क्या प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं एरर कंट्रोल करने के लिए। तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट फ्लो कंट्रोल टेक्निक्स। तो देखें, इट्स इम्पोर्टेंट। तो सवाल हो तो पूछिएगा जी प्लीज। क्लास, welcome to online lectures on computer communication networks. This is week number 6. This week we will talk about chapter 11, data link control. In this chapter we will look into framing, frames of fixed and variable length of sizes. Communication using variable length frame protocol will be further discussed. Next we will discuss basics of flow and error control and protocols to transfer frames in noiseless channels using protocols like simplest and stop and wait, and for noise channel protocols which can handle
Errors occur during transmission of framing using automatic repeat request called ARQ, which is stop and wait and go back in and selective repeat. Similarly, we will further discussion on how a mobile communication protocols like HDLC communicate using frames, and we will also include a little bit about authentication protocols of communication. So before we proceed and discuss framing, let's first check the basics on second layer of OSI, which is data link layer, and its two parts, data link control and media access control. Media access control we will further discuss in next chapter. So let's move on and talk a little bit about framing and its role. So the two main functions of the data link layer are data link control and media access control. The first, data link control, deals with the design and procedure of communication between two adjacent nodes, which is basically node-to-node communication. So data link control functions include framing, flow and error control, and software implementation of the protocols that provide smooth and reliable transmission of frames between nodes. To implement data link control, we need protocols. Each protocol is a set of rules that need to be implemented in software and run by the two nodes involved in data exchange at the data link layer. So let's move on from the basics of data link layer and check out how framing can help us. So data transmission in the physical layer means moving bits in the form of signals from a source to destination. The physical layer provides bit synchronization to ensure that the sender and the receiver use the same bit durations and timing. तो इसका मतलब है कि बिट्स जो हैं वो मूव करेंगी फिजिकल लेयर पे और वो आपकी बिट्स को लेके जाएंगी फ्रॉम सोर्स डेस्टिनेशन. सो हमें पता है कि जो फिजिकल लेयर होती है वो बिट सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करती है और इंश्योर करती है कि सेंडर और रिसीवर जो है उनकी पास की बिट की ड्यूरेशन और जो उसकी टाइमिंग है वो सेम है ताकि गलती ना हो बिट को रीड करने में. तो ये जो बिट्स जानी है आपकी सेंडर से रिसीवर के बीच में इनकी जो पैकिंग है वो डाटा लिंक क्लियर करता है. सर ड्यूरेशन से क्या मतलब है? ईच फ्रेम चैप्टर नंबर 4 के 3 था हमारे पास जिसमें हमने ड्यूरेशंस की बात की थी फ्रेम बिट्स की. हमने कहा था जी कि आपकी जो बिट होती है उसकी एक बिट ड्यूरेशन होती है जिसमें उसकी एक चौड़ाई होती है. ठीक है, हमने कहा था जी हमारी जो बिट्स होती हैं वो उनकी एक चौड़ाई होती है. ये चौड़ी बिट है, ये कम चौड़ी बिट है, ये इसकी ड्यूरेशन है. यहाँ से लेकर यहाँ तो तक ये वाली ड्यूरेशन इसकी बिट ड्यूरेशन है ना. तो ये वो फिजिकल लेयर पे हमें डिफाइन करना है ना कि बिट कितनी चौड़ी भेजी जा रही है कितनी छोटी भेजी जा रही है. ये फ्रीक्वेंसी ये डिपेंड करता है कितनी कितने आप एक सेकंड में कितनी 1 सेकंड के अंदर आप कितनी बिट्स भेज रहे हैं. तो उनको छोटा छोटा करूंगा तो मैं भेजूंगा ना इस तरह छोटा 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 बना के भेजूंगा तो एक सेकंड में मिलियन बिट्स आएंगी ना आपकी. हाँ, तो अगर मैं 1 सेकंड की ड्यूरेशन पे 1 बिट जनरेट कर रहा हूँ इतनी बड़ी तो इसका मतलब है कि जी 1 बिट 1 सेकंड में जाएगी. ये वो चीज थी. ऑलराइट, ठीक हो गया. तो टाइमिंग क्या होगा कि वो उसकी मतलब ट्रांसमिशन या रिसीविंग टाइम क्या है? हाँ, वो आपने सिंक्रोनस एसिंक्रोनस पढ़ा था अगर आपको याद हो. इफ यू रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट सिंक्रोनाइजेशन. तो उसके अंदर जो हमारी बिट्स होती हैं ये वो डिफाइन करती हैं जी कि अब आपका सिग्नल जो है आगे रीड करना शुरू हो गया. तो आगे हम लोग HDLC पढ़ेंगे इसी में एंड वील टॉक अबाउट कि जी ये किस तरह हमारी टाइमिंग वगैरह किस तरह निकाली जाती है और किस तरह हमारे पास हेल्पफुल होता है. टाइमिंग किस तरह हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्रेम किस या बिट्स कितनी स्पीड से आ रही हैं और कब स्टार्ट हो रही हैं कब स्टॉप हो रही हैं. तो वो तो आपको पता ही है आपके पास जो आपकी कोडिंग टेक्निक है उसमें हमने देखा था जी कि ट्रांजिशन अप डाउन होगी तो हमारे लिए कितना अच्छा है टू आइडेंटिफाई अ बिट. ठीक है, अदरवाइज अगर हमारे पास बहुत लॉन्ग जीरोस और वंस आ जाएं लॉन्ग जीरोस आ जाएं तो प्रॉब्लम आ सकती है. आपका रिसीवर जो है वो सिंक्रोनाइजेशन से हट सकता है तो डीसिंक हो सकता है. तो टू कीप इट सिंक्रोनाइज्ड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप उसके अंदर बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए किस तरह की फ्लक्चुएशन इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आपका रिसीवर जो है उसको बेहतर तरीके से रिसीव कर सके. राइट, जी ओके सर. फ्रेम्स को डिस्टिंग्विश कर सकें जी कि डाटा जो है हमारा वो किस तरह आ रहा है from the source to the receiver. इसमें एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें सिमेंटिक और सिंटैक्स की बात करते हैं. कोई बताएगा इसके बारे में फ्रेम का सिंटैक्स सिमेंटिक क्या चीज होती है? अदनान काफी इन चीजों में अच्छा है.
सर किस चीज का सिंटैक्स सर? ये फ्रेम का सिंटैक्स और सिमेंटिक ये क्या चीजें होती हैं? सर इसका आइडिया नहीं है। सिंटैक्स सिमेंटिक के बारे में नहीं पता? नहीं सर ये सर शायद इसके ये बख्तावर शायद तुम रहने दो, आपने शायद बताया था। तुम रहने दो, मैंने तो बहुत कुछ बताया था। बख्तावर बता रहा जी है। सर। बख्तावर आप बता दो सिंटैक्स सिमेंटिक क्या होता है? ये जो बच्चे सो रहे हैं, जो बच्चे यहाँ पे नहीं, इनको मैंने किक आउट कर देना है, सिंपल, और इनकी मैंने अटेंडेंस भी डिलीट कर देनी है। पार्टिसिपेशन की 0 है। किधर है बख्तावर? ठीक है सर मैं इधर हूँ। ठीक है, मैं आई एम कीपिंग अ नोट। हाँ जी बख्तावर, आप बता रहे थे सिंटैक्स सिमेंटिक क्या है? किधर गया ये? सर मैं बता दूं। नहीं आप नहीं बता, सर सब्र करो। हम पूछते हैं मोहम्मद हमजा से, यस सर। सिंटैक्स सिमेंटिक। सिंटैक्स उजैर अमजद बताएंगे। उजैर अमजद, यस सर। ये यस सर। सिंटैक्स सिमेंटिक क्या होता है? सर ये मतलब फ्रेम का सिंटैक्स। हाँ हाँ बिल्कुल सही, क्या होता है? सर नहीं आइडिया सच। हम्म, सर मैं बताऊं जो मुझे लगता है। जसवाहान आप बता दो। सर सिंटैक्स जो होता है, जो हमारा डाटा होता है उसको हम सिंटैक्स कहते हैं, और जो उसका सीक्वेंस होता है उसको हम सिमेंटिक्स कहते हैं। नहीं, आगे चलिए जी, और कौन बताएगा? समीरा। सर सिमेंटिक फीडबैक। सबर सबर समीरा बता रही हैं, तुम सबर करो थोड़ा सा। समीरा, ये वैसे लड़की कभी कभार बोलती है लेकिन सही बता देती है चीजें। समीरा दुरानी, ये भी नहीं है। आई एम मेकिंग नोट ऑफ अनदर पर्सन। अच्छा, एमन बता दें। ये पांडित होनी चलेगी लगता है। सर मैं बता दूं। एमन, सर मैं सिमेंटिक सिमेंटिक का बता रही थी कि सिमेंटिक फीडबैक को कहते हैं। नहीं बेटा, फीडबैक कहाँ से आ गई? सर मैं बताऊं। सिंटैक्स में सर एक अशरा से पूछ लेते हैं, फिर आपके ऊपर आते हैं जी। अशरा, सर मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका। जी आप बता दें अपना उसामा। अच्छा जो होता है सिंटैक्स होता है ना सर, ये कोई भी स्ट्रक्चर होता है किसी भी कोड का, या जो हमारा डेटा होगा इसमें इसका स्ट्रक्चर होगा कि वो किस मतलब किस सीक्वेंस में लिखा गया है। ठीक है, सिंटैक्स इसकी वैलिडेशन होगी कि जो हम इससे मीनिंग्स, मतलब कि सिमेंटिक होता है बेसिकली वैलिडेशन को कहते हैं, कि हम उससे क्या अपना जो आइडिया या मैसेज है ना वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, वो ठीक है या नहीं है, ये इसका सिमेंटिक्स होगा। सिमेंटिक पहले आप सही बताए थे, फिर आप मुड़ गए जी। लुकमान अली कुछ बोल रहे हैं जी। लुकमान, अच्छा, सिंटैक्स होता है जी आपका फ्रेम के अंदर डाटा जो होगा वो किस शक्ल का होगा। ठीक है, सिंटैक्स जिस तरह आप लोगों का फ्रेम चेक सीक्वेंस है, जिस तरह आप लोगों का स्टार्टिंग ऑफ फ्रेम है, आप लोगों का एंडिंग ऑफ फ्रेम है। और सिमेंटिक होता है कि जो लेट्स सपोज अगर 8 बिट्स हैं तो उन 8 बिट से आप क्या बना सकते हैं, ये सिमेंटिक होता है। ठीक है, जिस तरह आप लोगों का ASCII के अंदर जब हम लोग लिखते हैं A, तो लेट्स सपोज A की वैल्यू होती है 1011101, तो ये इसका सिंटैक्स है। और सिमेंटिक है जी, उन 8 बिट से आप क्या मीनिंग निकालते हैं, 8 बिट से हम मीनिंग निकालते हैं A, तो ये सिमेंटिक होता है। ठीक है, यानी इस मैसेज क्या एक्सप्रेस करते हैं हम, ये क्या एक्सप्रेस जो कर मतलब रहे हैं। तो ये चीज होगी। आपकी जो मॉडलिंग होती है, जो भी आप पीछे पढ़ रहे थे, मॉडलिंग में भी सिंटैक्स सिमेंटिक होता है। सिंटैक्स होता है जी कि वो डब्बे, वो ट्रायंगल,
वो रेक्टेंगल, वो डायमंड शेप्स, वो एरोज, उनका मतलब क्या है, वो क्यों बना, उनको समझना, उनको बनाना, ये सिंटेक्स है। और उनको समझना कि इसका मतलब एक्शन है, क्या इसका मतलब प्रोसेस है, क्या इसका मतलब फ्लो है, वो सिमेंटिक होता है। आगे चलते हैं। जी सर। देखा जाए तो हमारा जो पोस्टल सिस्टम है वो भी इसी तरह काम करता है, वो भी प्रैक्टिस करता है फ्रेमिंग को। और द सिंपलेस्ट एक्ट ऑफ इंसर्टिंग अ लेटर इन एन एनवेलप separates one piece of information from the another। तो हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग एनवेलप के अंदर एक लेटर डालते हैं तो अंदर वाली इंफॉर्मेशन को ऊपर वाला लेटर जो होता है वो छुपा लेता है। और जो एनवेलप होता है आप लोगों का, वो एक डिलिमिटेड तौर पे एक्ट करता है कि अगर आपने इंफॉर्मेशन है इस लेटर के बारे में, तो आप सिर्फ और सिर्फ ये देख सकते हैं कि लेटर कहाँ सेंड किया गया है और किसको रिसीव करवाना है। अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो आप नहीं देख सकते। तो यू अंडरस्टैंड द वर्ड डिलिमिटर। डिलिमिटर का मतलब होता है कि अंदर छुपा देना, लिमिट कर देना चीजों को, ठीक है। तो वो आपको डिलिमिटर बोलते हैं उसे, कि वो जो पैकेज आप लोग ऊपर लगाते हैं वो अंदर की इंफॉर्मेशन को सेफ छुपा देता है। तो अगर आपको याद हो, मैंने आप लोगों को जब सेकंड चैप्टर में वैसा ही पढ़ाया था, तो हमने ये बताया था कि वो अपना हेडर और फुटर लगाता है। वो हेडर फुटर बेसिकली डिलिमिटर्स होते हैं, ठीक है। तो फ्रेमिंग जो है आपकी डाटा लिंक लेयर के ऊपर, वो सेपरेट करती है मैसेज को फ्रॉम वन सोर्स टू डेस्टिनेशन। और क्योंकि इसके दरमियान में जो ट्रांसमिशन होती है वो मल्टीपल कैरियर से होकर जानी होती है, जिसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा कैरियर्स होते हैं डाटा लेके जाने। तो लेटर के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें आपके पास डेस्टिनेशन एड्रेस होता है कि पैकेट में या लेटर ने कहाँ जाना है, और सेंडर की इन्फॉर्मेशन होती है कि जी के किसने उसको भेजा है। तो ये बेसिकली आप लोग अगर नेटवर्क में देखें तो ये आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। रेसिपिएंट कौन है उसका बेसिकली, और अगर वो एक्नॉलेज करेगा तो वो उस एड्रेस पे उसको रिप्लाई करेगा ना। पोस्टल सर्विस में तो आप लोग अपना सारा जितनी कम्युनिकेशन होती है आप लोगों की, आप उसको एक लेटर में लिख के एक पैकेट में डाल के भेज देते हैं। लेकिन रियल कम्युनिकेशन जो नेटवर्क के ऊपर होती है उसमें हम इस तरह नहीं कर सकते। वन रीजन इज दैट फ्रेम्स कैन बी वेरी वेरी लार्ज, और फ्रेम जब लार्ज होते हैं तो इट मेक्स द फ्लो एंड कंट्रोल वेरी इनएफिशिएंट। तो हमारे पास गलतियां हो सकती हैं ट्रांसमिशन के दरमियान। ये तो वो बात होगी ना कि जी कि आप लोग कहें जी हम लोग सर आपको टीसीएस करते हैं अंडे, अब तुम अंडे टीसीएस करोगे, मैं कहूंगा अंडे तो टूट भी सकते हैं। तो रिलायबिलिटी मैटर करती है। जी बख्तावर, ये सर वो गलती से ओके। तो फ्रेम्स भी ज्यादा लंबे भेजे जाए, बड़े फ्रेम्स भेजे जाएंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। पीछे भी हम लोगों ने इसी चीज पे जिक्र किया, एरर के ऊपर हमने बात की कि जो फ्रेम जो है इनकी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है एरर के साथ। तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है जब आपके फ्रेम साइज बढ़ जाते हैं। तो फ्रेम साइज को कंटेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिमिट उनकी। देखें आगे क्या कहते हैं फिर हम। तो उस इनएफिशिएंसी को कवर अप करने के लिए हम लोग फ्रेम्स की जो साइज होते हैं उसको ज़्यादा हम लार्ज नहीं रखते। तो हमने पहले तो अगर आप लोगों के फ्रेम्स में एरर आना शुरू हो जाएंगे तो आप लोगों का सिस्टम इनएफिशिएंट होना शुरू हो जाएगा। मैं एक पेज आपको भेजता हूँ और उसमें एरर आता है, फिर आप मुझे वापस मांगते हैं, फिर मैं दोबारा भेजता हूँ। तो मैंने आपको अगर 1 MB की ट्रांसमिशन 2 बार कर दी तो एफिशिएंसी तो आपकी 50% हो गई ना। पहली बार मिल जाता तो 100% थी। तो अगर उसमें एरर आ गया, आपने मुझे दोबारा मांग लिया तो 50% रह गया। अगर दूसरी पे भी गलती आ गई, तीसरी बार मांगा दोबारा आपने, तो 33% पे आ गए हम लोग। तो इसमें एफिशिएंसी सिस्टम की गिरती आती है। और नेटवर्क्स के अंदर सिस्टम की एफिशिएंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिलायबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो बात होगी कि जी आप एटीएम से पैसे निकाल रहे हो, आपने पीछे लिखा जी 25,000 रुपए हैं, और उसने पीछे से आपको ट्रांसमिट कर दिए, 5 निकाल के बाहर पकड़ा दिए 5,000 रुपए, और पीछे लिख दिया 25,000 रुपए निकाल दिए आपने। फिर तो ये आप क्या चक्कर लगाते रहेंगे डिपार्टमेंट्स के लोगों के जी कि मेरे पैसे कम निकले थे, और किस तरह प्रूफ करोगे। तो बड़ा मैटर करता है ऐसी चीजें। शुरू में आई रिमेम्बर अर्लियर इन 2000 एटीएम्स में बड़ा मसला आता था, और वो मसला ये था जी कि आप लोग क्या कर रहे थे, एटीएम यूज कर रहे थे और लाइट चल जाती थी। उस जमाने में आपको ज्यादा समवेयर इन अर्ली 2000 आप लोगों की लोड शेडिंग बेशुमार बेइंतहाशा थी। तो उसमें प्रॉब्लम यही आता था जी कि लाइट चल जाना है तो एटीएम बंद। तो इन्होंने बाद में फिर, अच्छा ये इनकी अपनी कोताहियां थी, ये इसको पूरा कर सकते थे, लेकिन फिर आपको स्टेट बैंक की तरफ से ऑर्डर्स आए तो उन्होंने फिर उनके साथ यूपीएस लगाना स्टार्ट किया और उनको बैकअप देना शुरू किया कि जी नहीं ये बैठे ना, बंद ना हो।
इट्स नॉट ओनली मैटर कीजिए आपकी एटीएम मशीन बंद हो जाए, इट मैटर्स कीजिए आपका जो बैक एंड पे आपके बैंक के अंदर जो सर्वर रखा हुआ है जो ये सारी ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल कर रहा है वो भी चलता रहे। तो फिर इसके लिए एक बाकायदा इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड था जो कि इन बैंक्स ने फिर उसको एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया और फिर वो इम्प्लीमेंटेशन हुई। तो फिर अब आप लोगों के एटीएम मशीन जो होते हैं वो 24 घंटे चल रहे होते हैं। फिर नया मसला क्या आना स्टार्ट हुआ? अब नया मसला ये आना स्टार्ट हुआ जी कि आपके एटीएम से पैसे खत्म हो जाते हैं, वो एक नया मसला है। तो उसके लिए भी फिर स्टेट बैंक ने कहा जी कि अगर तुम लोगों के एटीएम के ऊपर गए लोग और वहाँ पे पैसे ना होए, चाहे रात के 12 क्यों ना बजे हों, तो तुम लोगों को पेनल्टी पड़ेगी स्टेट बैंक की तरफ से। तो ये फिर इस पे इन्होंने मतलब हर चीज पर डंडा रखा जाए तो ये काम करते हैं, अदरवाइज दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट कि जी के अवाम की जरूरत क्या है और नेटवर्क किस तरह चलना चाहिए, इनको इससे कोई कंसर्न नहीं है, टोटल जाहिल इस मामलों के अंदर। तो ये फिर जब तक इनको सख्ती नहीं की जाती, एसओपीज नहीं क्रिएट किया जाता, ये लोग वो काम नहीं करते। तो देखिए जी फ्रेंड्स, आप लोग इफ यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट के जी के कम्युनिकेशन इट्स नॉट सर ओनली नेटवर्क की में फ्रेम की कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपकी आम लाइफ में से मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था जब हम सीसीएन स्टार्ट करे थे कोर्स कि ये आप लोगों को एक सोसाइटी के अंदर जिंदा रहने की और तमीज तरीका भी सिखाएगा कि क्या होता है, कैसे करना होता है। इट्स नॉट ओनली के नेटवर्क पे फ्रेम्स कैसे मूव होते हैं। जी क्वेश्चन। जी सर। सर सोर्स में जो होता है सेंडर होता है उसका भी आईपी एड्रेस जाता है ना, ताकि अगला उसके उसी एड्रेस पे उसको फीडबैक दे सके। एग्जैक्टली बिल्कुल, वो तो जाएगा ही जाएगा, जी आईपी एड्रेस तो रहेगा जी रहेगा। सर, ठीक है। प्रीवियसली चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था वो ये कि जी के हम लोगों के पास एक एरर भी आ जाता है, तो जो हमारा मैसेज है वैसे वैसे एक बार बताऊं आपको, आप लोगों ने देखा सारी कम्युनिकेशन जो होती है ना आप लोगों को मैक एड्रेस के ऊपर होती है, इंटरनेट के ऊपर। जी सर। अगर मैक एड्रेस सारी कम्युनिकेशन होती है आप लोगों की, मतलब एक से निकल के दूसरे के पास जाना, तो आईपी एड्रेस की क्या जरूरत पड़ती है हम लोगों को? व्हाई वी नीड आईपी एड्रेस? सर आईपी तो सिस्टम का एड्रेस होता है ना, और आईपी तो इज मैक नॉन एड्रेस। रिलायबल, आईपी इज नॉन रिलायबल। Why we are using IP with our packets when everything on network is or internet is working on the basis of MAC, media access control के ऊपर जो आपका MAC एड्रेस होता है उस पर चल रहा होता है। तो हमें जिसको आप लोग फिजिकल एड्रेस बोलते हैं आपकी डिवाइस का या आपकी कम्युनिकेशन के साथ जो लग के जाता है, तो why we need IP? ये चेंज हो जाता है, ये चेंज होता है ट्रांसमिशन के दौरान। हाँ तो ये why it changes? सर कि जब सर ये वो स्विच टू स्विच वेरी करता है तो सर हाँ सर ये नेटवर्क की वजह से चेंज होता है ना। मैंने कहा कि जरूरत क्या है इसकी, जब हम लोग दो एड्रेस लगा के क्यों भेज रहे हैं? एक मैक एड्रेस भी लगा के भेज रहे हैं, एक आईपी एड्रेस भी लगा के नहीं भेज सर, रहे हैं, क्यों? सर वो सर मैक एड्रेस जो है वो सिस्टम पे हाँ अच्छा, what I need you to do is के find out कि आईपी एड्रेसेस इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, और ये आईपी एड्रेस क्यों होते हैं अगर हम उनको इस्तेमाल नहीं करते। ट्राई टू फाइंड आउट, नेक्स्ट हम लोग क्लास में फिर इसको डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, ओके सर। वो डिस्कार्ड किया जा सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसलिए फ्रेम्स को डिवाइड कर लेते हैं मल्टीपल में, और उनके ऊपर हम लोग सिंगल बिट के लिहाज से हम लोग उनके ऊपर चेक लगा देते हैं। और अगर हम पास मल्टीपल फ्रेम्स होंगे तो हम देख सकते हैं कि सिंगल बिट एरर इफेक्ट ओनली स्मॉल फ्रेम। तो हमें इतनी बड़ी ट्रांसमिशन, ये जो सिंगल बिट की बात की ना, यहाँ पे सिंगल बिट के लिहाज से हम फ्रेम्स भेजते हैं। वो सिंगल बिट क्या होता है? 0 1 के लिहाज से, पहला फ्रेम गया 0, दूसरा फ्रेम गया 1, तीसरा फ्रेम गया 0, चौथा फ्रेम गया 1। तो ये 0 1 0 1, अगर आपको बीच में 1 1 मिलेगा तो आप कहेंगे भाई एक बीच में एक फ्रेम गायब हो गया, किधर गया वो? तो आप इसमें देख सकते हैं कि समथिंग वेंट रॉन्ग, कोई एरर आ रहा है बीच में। तो वो फिर आपका जो रिसीवर होगा वो आपको फीडबैक देगा एक लाइन के ऊपर, जो आप लोगों की कॉल बैक लाइन होती है, उसमें बताएगा जी कि फ्रेम गायब हो गया बीच में, दोबारा भेजो या जो भी है रीट्रांसमिशन स्टार्ट की जाए। तो वो काम किया जाता है, ठीक है। तो देखें अभी दोबारा नहीं करनी पड़ेगी अगर उसमें एरर निकल आता है हमारे पास तो। So next we got fixed size framing. So a frame can be of fixed and variable size. In fixed size framing, there is no need to define the boundaries of the frame. The size itself can be used as a delimiter. तो अगर आप लोगों का फ्रेम सेम साइज का आ रहा है तो उसमें फिर आप लोगों को जरूरत नहीं है, ठीक है, एड्रेसिंग करने की। आपको पता है जी कि आपको 25 बिट्स मिलेंगी, आप 25 बिट्स रिसीव करना शुरू कर दें, ठीक है। लेकिन जब आपके पास वेरिएबल लेंथ आती है जिसमें एक में 10 बिट्स आ रही हैं, एक में 100 बिट्स आ रही हैं,
तो फिर बड़ा इंपॉर्टेंट है बताना कि फ्रेम की बिट्स कितनी है, क्योंकि आप तो लेट सपोज आप यू आर ब्लाइंड, ठीक है, सम यू आर ब्लाइंड एंड समबडी इज गिविंग यू मनी, ठीक है, तो आपको तो नहीं पता वो 100 के नोट हैं कि वो 10 के नोट हैं कि 50 के नोट हैं, वो आपको 10 नोट पकड़ाता है हर दफा, क्या पता वो 10 नोट 10-10 रुपए के हों, क्या वो 10 नोट 1000-1000 रुपए के हों, तो फर्क पड़ जाता है ना बहुत ज्यादा। आपने तो गिने 10 यस नोट हैं, सर। ओके जी 10 नोट ठीक है रख लिए। अब ये मैटर करता है जी कि वो लेंथ कितनी, जो वेरिएबल लेंथ आती है तो हमारे पास प्रॉब्लम आता है। फिक्स लेंथ में अगर आपके पास फिक्स लेंथ ऑफ फ्रेम्स हो तो ये प्रॉब्लम्स नहीं है, पता है जी आपको एक नोट मिलेगा और वो नोट हो गई, पूरे पाकिस्तान में एक ही नोट चलता है, वो 1000 रुपए का नोट है, तो अगर आपको बंदा पैसा पकड़ाएगा तो 1000 रुपए का ही नोट होगा। हाँ, तो इस तरह चीजें देखिए। फिर उसकी एग्जांपल है हमारे पास एटीएम, जो कि वाइड एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये प्लीज मेक श्योर दिस इज नॉट द एटीएम जो आप लोग बाजार में जाके इस्तेमाल करते हैं। दिस इज एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। ये एटीएम वो है जिस पे आप लोगों का ये जितनी भी इंटरनेट की कम्युनिकेशन होती है ना एक्सचेंजेस के बीच में, ये वो एटीएम है। एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड ये प्रोटोकॉल है डाटा लेके जाने के लिए। ओके, इसमें हम यूजुअली सर फिक्स पूरी क्लास ये समझती होगी एटीएम ये, सॉरी मुझ समेत क्या हम सारे ये समझ रहे थे कि वही एटीएम है पैसों वाला। नहीं, वही ना बता रहा हूँ, इसके करेक्शन किए, क्योंकि ये एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड ये प्रोटोकॉल है डाटा डाटा ट्रांसफर करने के लिए। जी ये आप लोगों का एक्स में भी ऑटो पढ़ा टेलर हुआ मशीन था। नहीं है, वो एटीएम जो होता है उसको बोलते हैं ऑटो टेलर जी सर, मशीन है, ये वो नहीं है। टेलर मशीन। हाँ, टेलर मशीन ये पैसे नहीं देता आप लोगों जी को। सर। हाँ, सर ये मुझे याद है, मैं तुम्हें क्या याद आ गया? सर जी मैं आईटीसी का वो इम्प्रूव कर रहा था ना, तो उसमें ना पेपर में ये आया था, तो मैंने चीटिंग करके किया था, मुझे याद है एटीएम। याददाश्त भी नहीं है। यस सर। नेक नेक काम तो याद कभी जिंदगी में नहीं रहे होंगे ना तुम्हें। देखिए ना सर, वो फाइनल के पेपर यादें में क्यों आया नहीं था, है समर में बेचारे की। उठाया था मैंने, फाइनल के पेपर में ये सवाल आया था एटीएम। कौन पढ़ा था आप लोगों को? सर जफर पढ़ा थे उधर समर में। जफरुल्लाह। हाँ जी, समर में पढ़ाया था, मैं समर में रिपीट कर रहा था, तब मैंने पढ़ा था एटीएम। ओके, वेरी गुड। लेटर इन चैप्टर्स अगर हमारे पास टाइम हुआ तो इंशाल्लाह जरूर हमारी जो मेन डिस्कशन होगी वो वेरिएबल। तो खैर हम लोग 18 चैप्टर तक तो नहीं जा सके। आई एम सॉरी हियर, आई वाज थिंकिंग कि मे बी आई विल पुल दिस थिंग टिल 18 चैप्टर। तो 15 चैप्टर तक हम लोग चले गए थे, लेकिन 18वें चैप्टर तक हम नहीं पहुंचे। वैसे मेरा आपको बताया था मैंने आप लोगों को पहले कि वी विल डेफिनेटली टच 21 चैप्टर्स, लेकिन वो दिन नहीं रहे, अच्छे अच्छे दिन नहीं रहे, तो क्या करें। जो अल्लाह को मंजूर। हाँ, जो अल्लाह को मंजूर। अब अल्लाह करे आप लोगों को जितना पढ़ाया गया वो जिंदगी में कहीं काम आ जाए तो और से बढ़कर क्या चीज़ है। हाँ, इंशाल्लाह। जी सर। फ्रेमिंग के ऊपर होगी, और ये जितना चैप्टर भी हम पढ़ेंगे इसमें सारा कंसर्न हमारा वेरिएबल साइंस फ्रेमिंग की होगा। और वेरिएबल साइंस फ्रेमिंग जो होती है वो हम देखेंगे कि लोकल नेटवर्क से ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। In variable size framing, we need a way to define the end of the frame and beginning of the next one. तो हमें बताना होता है, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेम को जी, क्या बताना कि वेरिएबल लेंथ फ्रेम आ रहा है, तो ये एक्सप्लेन करना पड़ जाता है कि फ्रेम कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ से खत्म हुआ। ठीक है, वेरिएबल लेंथ है ना, तो आगे पढ़ेंगे हम वेरिएबल लेंथ के बारे में। जी सर। फ्रेम कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ खत्म हुआ, और अगला फ्रेम कहाँ। सर ये इसकी रीडिंग के लिए होता है ना कि जो जहाँ जो रिसीवर से रीड करे तो उसको रीड करने में वो मतलब लेंथ से ज्यादा ना आगे चला जाए। जी बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि जब स्टार्ट होगा फ्रेम, लेट्स सपोज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फ्रेम, तो 1 2 3 4 5 6 मैसेज 7 खराब ना हो जाए। 7 बिट्स को पढ़ेगा। उसके बाद जितनी इंफॉर्मेशन होगी वो देखा जाएगा कि वो लेट्स सपोज आपका फ्रेम है, ठीक है। और जब आखिर में आपके पास दोबारा एड्रेस लिखा हुआ आएगा कहीं पे, तो इसमें जैसे यहाँ लिखा हुआ एड्रेस, तो इसका मतलब ये बीच वाला जो था ये आपका फ्रेम था, और एड्रेस आपका फ्रेम शुरू हुआ। उसने फ्रेम को रीड किया, उसने कहा जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और फिर जब एड्रेस दोबारा पढ़ा उसने कहा जी तो मेरा एंड ऑफ फ्रेम है, तो उसने कहा जी अंदर वाला पार्ट फ्रेम है, इसको निकाल दो, इसको इसको निकाल के सेव कर लो, और ये एड्रेस निकाल के बाहर फेंक दो। तो वो बेकार चीजें, हमारे पास सिर्फ ये चीज इंपॉर्टेंट थी, अंदर डाटा आ रहा है। सही सर। जो मेथड इस्तेमाल करते हैं उसमें हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक है हमारे पास जिसमें हम लोग यूज करते हैं कैरेक्टर ओरिएंटेड अप्रोच, और एक है जिसमें हम लोग बिट ओरिएंटेड अप्रोच इस्तेमाल करते हैं।
तो कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल जो हमारे पास होती है, इसमें जो हमारा डाटा मूव किया जाता है, जो हम कैरी करते हैं, वो 8 बिट के ऊपर बेस्ड होता है। और 8 बिट कोडिंग जो होती है बेसिकली वो ASCII की तरह की होती है। उसमें हमारे पास हेडर होता है व्हिच नॉर्मली कैरीज द सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेसेस, और उसके अलावा अदर कंट्रोल इंफॉर्मेशन भी उसके अंदर होती है। और उसके बाद हमारे पास सेकंड चीज जो होती है उसको हम बोलते हैं ट्रेलर, व्हिच कैरीज एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन रिडंडेंट बिट्स। तो रिडंडेंसी होती है जो कि एक बर्डन है उसके ऊपर, वो हम लोग टेल में डाल देते हैं, और ये भी मल्टीपल ऑफ 8 ही होता है। टू सेपरेट वन फ्रेम फ्रॉम द नेक्स्ट, एंड 8 बिट मतलब एक बाइट जो होता है इज एडेड एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द फ्रेम। तो वो जो एंड और बिगिनिंग की जो हम लोग 8 बिट्स लगाते हैं उसको हम लोग फ्लैग बोलते हैं। और ये जो फ्लैगिंग होती है आप लोगों की, ये बेसिकली आप लोगों की प्रोटोकॉल डिपेंडेंट होती है, और ये स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ द फ्रेम को डिफाइन करते हैं। तो कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग जो थी वो ज़्यादा पॉपुलर थी जब आप लोग टेक्स्ट को एक्सचेंज कर रहे होते हैं बिटवीन डाटा लिंक लेयर्स। ये फ्लैग जो होते हैं could be selected to be any character not choose for text communication, तो कोई भी कैरेक्टर लिया जा सकता है। Now, however, the we send other type of information such as graph, audio और वीडियो भी अगर हम लोग भेजना शुरू कर दें फ्रेम्स के अंदर, any pattern used for the flag could also be a part of the information। तो ये जो फ्लैग में हमने जो 8 बिट्स रखे थे हम लोगों ने, ये आपके डाटा के बीच में भी आ सकते हैं, सेम बिट पैटर्न। तो अगर ऐसा होगा तो आपको ये चीज आपने नोट की है, जो इसमें कैरेक्टर ट्रांसमिशन अगर आप लोग कर रहे हो तो आप लोग इसमें फ्लैग में वो वाले कैरेक्टर रखते हैं जो कि अंदर इस्तेमाल ना हो रहे हो, है ना? यस सर। कभी आप लोगों ने कंप्यूटर में फाइल सेव की है? यस सर, बहुत बार। उसमें आप लोग स्लैश इस्तेमाल नहीं कर सकते, पता है कि अगर आप फॉरवर्ड स्लैश Yes, बैक sir. स्लैश इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसमें कुछ कैरेक्टर्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो आपको मना कर देता है कि आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। सर कभी ट्राई नहीं किया, ट्राई तो कर वो स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे जैसे अभी उसके करो लिए ना, होते हैं आप लैंग्वेज के फाइल लिए। का नाम @@ करके रख के देखें, वो नहीं करने देगा आपको, एरर दे देगा। दैट सपोज मैं अगर आपसे शेयर करता हूँ, नहीं यहाँ नहीं है, यहाँ शेयर करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक फाइल है, इसमें लगता हूँ जी HSN @ ये देखें मैंने फॉरवर्ड स्लैश इस्तेमाल किया, उसने कहा जी ये जो कैरेक्टर्स हैं आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये पाइप, ये वाले क्वेश्चन मार्क, स्टैटिक, ये इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। यस सर। समझ आइए आपको? ये कम्युनिकेशन में फिर आप लोगों को प्रॉब्लम दे सकते हैं, इसलिए किधर गए चलें। आपका रिसीवर को इस तरह का फ्लैग मिले और वो फ्लैग डाटा के बीच में हो, तो आपका रिसीवर जो है वो उसको डिकोड करेगा कि आपका जो फ्रेम है वहाँ यहाँ पे खत्म हो गया है, और इसके बाद वो नेक्स्ट फ्रेम के लिए डाटा रीड करना शुरू कर देगा, और यहाँ पे हमारे गलती हो सकती है। टू फिक्स द प्रॉब्लम, अ बाइट स्टफिंग स्ट्रेटजी वाज एडेड टू कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, बाइट स्टफिंग क्या होती है, उसमें हम लोग एक स्पेसिफिक पैटर्न को उठा के डाटा के बीच में डाल देते हैं अगर वो सेम हो जिस तरह का आपका फ्लैग है। तो समझिए आप लोगों को, अगर आपके पास बीच में वो कैरेक्टर आ भी जाए इन अ टेक्स्ट, इन अ बॉडी, इन अ पेलोड, और वो वही कैरेक्टर हो जो आप लोगों ने फ्लैग के आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उस कैरेक्टर के साथ कुछ एक्स्ट्रा बिट्स लगाने पड़ते हैं जो कि उस कैरेक्टर को हमें तो पता होता है जी कि अगर उसके बीच में ये चीज लगी होगी तो उसको हमने निकाल देना है, ठीक है, और उसका मतलब ये है कि हमारा फ्रेम खत्म नहीं हुआ, और हम उसको फिर मजीद पढ़ना शुरू कर देंगे। सर एक मिनट, ये फ्रेम स्ट्रक्चर यहाँ से हमें स्टफिंग जरूरत क्यों पड़ी है, एक बार दोबारा बता दें। मैं आपको बता रहा था थोड़ी कि सी अगर कंफ्यूजन आप हो लोग रही है। फ्रेम भेज रहे हैं, एक फ्रेम जी में सर। आपने कैरेक्टर इस्तेमाल किया, लेट्स सपोज मैं यहाँ कहता हूँ जी के हमने यहाँ पे एक कैरेक्टर इस्तेमाल किया, लेट्स सपोज
डॉलर साइन, ठीक है। एक हमने इसी का हमने खत्म यहाँ पे, इसके यहाँ पे आ गया, ठीक है। समझ आ रही है? जी सर। एक्सक्यूज मी, आपका डाटा आ रहा है, उस डाटा के अंदर डॉलर का साइन आ गया, तो ये क्या पड़ेगा? ये पड़ेगा यहाँ से फ्रेम ये स्टार्ट सर। हुआ, ये मैंने पढ़ा, हाँ तो मैं यहाँ पहुंचा, ओहो ये तो फ्रेम खत्म हो गया। जब फ्रेम खत्म हो गया तो वो कहेगा ये फिर आगे बिट्स क्यों आ रहे हैं, वजह ये क्यों आ रहा है? ये तो उसने मार दिया फ्रेम यस यहाँ पे, सर। तो फिर ये क्यों आ रहा है? एग्जैक्टली ये सर। तो नहीं आना चाहिए। तो रिसीवर आपका यहाँ पे पागल हो सकता है इतने रिसीव करने के बाद, क्या ये क्या ड्रामा चल रहा था, ठीक है। और जब उसको ये वाला डॉलर मिलेगा, कहेगा फ्रेम दोबारा स्टार्ट हो गया, तो आगे तो कुछ आ ही नहीं रहा। और अगर जी लेट्स से सर। आगे फ्रेम आ भी रहा हो, तो उस फ्रेम का ये वाला पार्ट आ रहा होगा, तो फ्रेम स्टार्ट हुआ साथ ही खत्म हो गया, बीच में डाटा ही नहीं आया, एग्जैक्टली सर। तो फिर तो कुछ नहीं पड़ेगा। अच्छा, now what to do? Now if something like that happens in between the क्या कहते हैं ऐसे आप लोगों की ट्रांसमिशन में, तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी मैं यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा पीछे कर, यहाँ पे इसके पीछे लेट्स सपोज मैं पाउंड का साइन डाल देता हूँ। ओहो क्या बदतमीजी है, पाउंड का साइन डाल देता हूँ, और मैं कहता हूँ जी इससे आगे भी मैं पाउंड का साइन डाल देता हूँ। नाउ जब आपको ट्रांसमिशन के बीच में पाउंड मिलेगा, इसका मतलब है इसके बाद वो कैरेक्टर आ रहा है जो कि मेरा एंड फ्रेम डिफाइन कर सकता है, लेकिन पाउंड आ गया बीच में, इसका मतलब है कि एंड ऑफ फ्रेम नहीं है, सिंपल इज दैट। और लेट्स सपोज मैंने इसके आगे ही पाउंड डाल दिया, तो इसका मतलब है कि इस पाउंड से लेके इस पाउंड की हो सकते हैं ना डॉलर के 3-4 साइन हो, पॉसिबल है, बीच में 2 डॉलर हो फिर, तो इसके बीच में जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ पाउंड के अंदर जो भी इसके ये समझो ब्रैकेट है, इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो एंड ऑफ फ्रेम नहीं होगा, इसको मैं निकाल के बाद भेज दूंगा पाउंड को, और इसको मैं रिसीव कर लूंगा। एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा, लेकिन ट्रांसमिशन रिलायबल हो जाएगी आप लोगों की। गॉट इट? सर यस सर। चलिए इसे सही में प्रोग्राम कर रहा था, तो उसमें भी इसी तरह सिंबल यूज किए हुए थे, तो सेम यही चीज हो रही थी कहाँ पे कि बेटा? जब मैं रीड कर रहा था तो एक प्रोग्राम कर रहा था ना सिंबल्स को यूज करके, अच्छा अच्छा, मतलब रीडिंग कर रहा था फाइल हैंड, फाइल उसमें यही हैंडलिंग था कि करेगा। जो सिंबल में आइडेंटिफायर यूज कर रहा था ना, बीच में अगर वो कहीं आता था तो डेटा सारा करप्ट कर देता बिल्कुल, था। आपकी फाइल हैंडलिंग में चीज आती है, एग्जैक्टली सही कह रहे हैं, जिसमें आपने जी डिफाइन सर। करना होता है कि आप फाइल को कहाँ से रीड करेंगे, कहाँ से रीड नहीं करेंगे। यूजुअली अगर आप एग्जैक्टली। फाइल्स के हेडर्स पकड़ें तो मोस्टली व्हाट दे डू इज आपकी फाइल की हैंडलिंग के अंदर ना आपकी जो फाइल स्टार्ट होती है यूजुअली वो इस तरह इससे स्टार्ट होती हैं, ये क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क से। एक्सक्लेमेशन मार्क्स। हम्म, इसके सर करेक्टर्स का इस्तेमाल बेस्ट रहता है ना, अगर आपने किसी चीज को इस तरह का देना है तो तो ये वही ऐसे चीज जो हैंडल, ये कीवर्ड वही में ये देना। कम्युनिकेशन में वही चीज हैंडल की जा रही जी सर। है। ओके, लेट्स मूव। मैंने इसमें करेक्टर यूज कर दिए थे जो कि कीबोर्ड में नहीं थे। ओके, वो अब हर एक में तो चल नहीं सकता ना, वो तो आपने कंट्रोल्ड टेक्स्ट भेज रहे हैं, चलो उसमें चल जाएगा, लेकिन जब आपके पास जी सर। डिफरेंट डाटा आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है जिसमें सारी चीजें इस्तेमाल हो सकती हैं, तो फिर तो मसला आएगा। हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल। चलो, अगर नेटवर्क्स पे बात करें तो हर तरह के से। तो आगे देखते हैं ना, इससे हमने इसको हमने बेहतर भी किया था ना, लेट्स टॉक अबाउट हम इसको जी बेहतर कैसे सर। किया, ये तो प्रॉब्लम थी, इसको बेहतर कैसे करते हैं वो देखते ठीक हो गया सर। हैं। डाटा सेक्शन के हम लोग एक एक्स्ट्रा बाइट डाल देते हैं जो कि स्पेशल बाइट होती है, और ये जो हमने स्पेशल बाइट डाली बीच में, इसको हम लोग बेसिकली स्केप बोलते हैं। तो अगर आपके डाटा के बीच में रिसीवर उसको डिकोड करेगा और देखेगा जी कि बीच में एक स्केप का कैरेक्टर आ रहा है, तो उसको निकाल देगा, और उसके बाद जो है वो जो नेक्स्ट होगा आपके पास डाटा, वो उसको एज अ पार्ट ऑफ पेलोड कंसिडर करके रीड करेगा। तो उसको रिमूव करके जो रिसीवर होगा वो उसको पता चल जाएगा कि ये डिलिमिटिंग फ्लैग नहीं है, या डिलिमिटर फ्लैग नहीं है आप लोगों का, जो कि फ्रेम एंड करता है। जो स्केप पैटर्न होता है वो बिल्कुल फ्लैग की तरह का होता है। तो अगर आप देखें तो पता तो चलता है कि आपका जो डाटा होता है उसके अंदर हम लोग फ्लैग का पैटर्न जिसको हम स्केप बोल रहे हैं वो डाल दिया जाता है। तो इसमें में एक और मसला भी क्रिएट होता है, व्हाट हैपेंस इफ द टेक्स्ट कंटेन्स वन और मोर escape characters followed by a flag।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका